बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लेक्चर का मौजू है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट का पार्ट 1 और पार्ट 2 सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 9 तक आज हम पढ़ेंगे कि लिमिटेशन एक्ट कहाँ कब अफेक्ट होता है, कहाँ कहाँ अफेक्ट होता है और कब लिमिटेशन एक्ट को हम डिले करवा सकते हैं, कंडोन करवा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे आइंदा आने वाले लेक्चर से आप मुस्तफीद हो सकें। तो लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 1 जो है वो आपको जैसे मालूम है हमेशा एक्सटेंड का सेक्शन होता है और लिमिटेशन एक्ट एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ पाकिस्तान सेक्शन 1 के मुताबिक। और ये लिमिटेशन एक्ट स्टार्ट होता है 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1909 से अफेक्ट करता है, 1 जनवरी 1909 से। तो लिमिटेशन एक्ट में कुल सेक्शन है 32 सेक्शंस है और सेक्शन 30, 31 और 32 जो है वो ओमिट हो चुके हैं और अब जो है वो टोटल सेक्शन 29 है लिमिटेशन एक्ट में। आज हम सेक्शन 9 तक पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया ये 1 जनवरी 1909 से अफेक्ट करता है और ये होल ऑफ पाकिस्तान में एक्सटेंड करता है सेक्शन 1 के तहत। सेक्शन 3 से हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 3 जो लिमिटेशन एक्ट का सबसे पहला सेक्शन जो बार लगाता है कोर्ट्स पर कि वो सूट मेंटेन नहीं कर सकते, सूट ट्राई नहीं कर सकते, वो सूट जो के टाइम बार हो चुके हैं। हम सुनते रहते हैं टाइम बार सूट। टाइम बार सूट का क्या मतलब होता है? सेक्शन 3 हम पढ़ते हैं। सेक्शन 3 है टाइम बार सूट्स। टाइम बार सूट्स, टाइम बार सूट्स का क्या मतलब है? बार का मतलब है पाबंदी, बार का मतलब है पाबंदी, यानी ऐसा कोई भी केस कोर्ट को पाबंद कर दिया गया है, उस केस पर पाबंदी लगा दी गई है कि कोई ऐसा केस जो टाइम बार हो चुका है, जिसका टाइम खत्म हो चुका है, वो कोर्ट नहीं सुन सकती। यानी सेक्शन 3 कहता है डिसमिसल ऑफ सूट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम, यानी ऐसा सूट या ऐसा केस जिसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है वो कोर्ट डिसमिस कर देगी। हम सुनते हैं टाइम बार सूट। ये टाइम बार सूट कहां से लिया गया लफ्ज? ये सेक्शन 3 से लिया गया है। सेक्शन 3 में कोर्ट को पाबंद कर दिया गया है कि वो ऐसा कोई भी सूट जो टाइम बार हो, जिसका टाइम खत्म हो चुका हो, लिमिटेशन जिसकी खत्म हो चुकी हो, वो सूट कोर्ट डिसमिस कर देगी। सेक्शन 3 में हमने पढ़ा वो सूट कोर्ट डिसमिस कर देगी। और इसका सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 इसकी एक्सेप्शंस देता है। सेक्शन 3 कहता है कोर्ट को पाबंद कर देता है कि आपने कोई भी ऐसा सूट डिसमिस कर देना है जो आफ्टर लिमिटेशन पीरियड के फाइल किया गया हो। और सेक्शन 5 जो है, सेक्शन 5 को सेक्शन 3 के साथ अगर मिलाकर पढ़ें तो सेक्शन 3 कोर्ट को पाबंदी लगा देता है, लेकिन सेक्शन 5 कुछ एक्सेप्शंस देता है। क्या एक्सेप्शंस देता है वो हम सेक्शन 5 में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं। सेक्शन 4 भी एक्सेप्शन देता है, सेक्शन 3 की एक्सेप्शन देता है। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 कहता है अगर लास्ट डे पर, जो लिमिटेशन का लास्ट डे है,
अगर उस दिन कोर्ट क्लोज है, कोर्ट की छुट्टी है, तो जो नेक्स्ट डे होगा वो आखिरी दिन काउंट किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अपील का टाइम पीरियड होता है 30 दिन। अब जिस दिन 30 दिन मुकम्मल हो रहे हैं उस दिन संडे है या उस दिन कोई हॉलीडे अनाउंस हो गया है, तो जो नेक्स्ट डे होगा वो 30वां दिन काउंट होगा। वो जो हॉलीडे होगा या संडे होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। यानी सेक्शन 4 on next day on last day of limitation when court will close the second day will be last day। यानी अगर लिमिटेशन के आखिरी दिन कोर्ट क्लोज है, संडे है, तो जो नेक्स्ट डे होगा, मंडे होगा, वो लास्ट डे काउंट किया जाएगा, जबकि जो जिस दिन छुट्टी होगी वो लास्ट डे काउंट नहीं किया जाएगा। अब हम बहुत ही हमारे लेक्चर के इंपॉर्टेंट सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 5। आज हम सेक्शन 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, उसकी तरफ आते हैं। सेक्शन 5 जो है इसको बहुत से नामों से जाना जाता है। यानी कंडोनेशन ऑफ डिले के नाम से भी जाना जाता है, कंडोनेशन ऑफ डिले यानी डिले कंडोन कराना, फाइलिंग ऑफ exclusion of time in certain cases, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। लेकिन सेक्शन 5 किस किस चीज पर अप्लाई होगा, सबसे पहले तो हम यह पढ़ते हैं। सेक्शन 5 अप्लाई होगा अपील पर, नंबर 1, अपील, नंबर 2, एप्लीकेशंस फॉर रिवीजन और रिव्यू। अपील, एप्लीकेशंस फॉर रिवीजन और रिव्यू, और नंबर 3 है अदर एप्लीकेशंस। सूट पर ये सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होगा, या केस पर ये सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 5 अप्लाई होगा, सेक्शन 5 में हम कंडोन करवा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें कंडोन करवा सकते हैं, किस किस में हम जो है टाइम अपना कंडोन करवा सकते हैं? अपील में, एप्लीकेशन फॉर रिवीजन और रिव्यू में, और दूसरी एप्लीकेशन जो मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है या इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन होती है, उनमें हम टाइम अपना कंडोन करवा सकते हैं। सूट में नहीं है। सेक्शन 5 अगर आप पढ़े तो इसमें 3 चीजें बताई गई हैं, अपील, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू और रिवीजन, और अदर एप्लीकेशन जैसे मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन होती हैं। इन पर सेक्शन 5 में हम लिमिटेशन या टाइम पीरियड जो है वो कंडोन करवा सकते हैं, या टाइम पीरियड एक्सक्लूड करवा सकते हैं, या टाइम पीरियड हम इनहेंस करवा सकते हैं। कौन से ग्राउंड्स पर? सफिशिएंट काज। सेक्शन 5 में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो क्या गया? सफिशिएंट काज पर। अब हम पढ़े सफिशिएंट काज कौन से होते हैं।
sufficient causes sufficient causes कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है बोनाफाइड मिस्टेक, एक होती है मैलाफाइड मिस्टेक और एक होती है बोनाफाइड मिस्टेक। बोनाफाइड मिस्टेक क्या? यानी कि आपने गलती से किसी रॉन्ग कोर्ट में किसी रॉन्ग फॉर्म पर कोई अपील, रिवीजन और कोई एप्लीकेशन दाखिल कर दी है, लेकिन आपको बाद में पता चला कि मैंने गलत कोर्ट में एप्लीकेशन, रिव्यू और रिवीजन दाखिल कर दी है, तो ये एक वैलिड ग्राउंड होगा बोनाफाइड मिस्टेक का। नंबर 2 है इलनेस ऑफ पार्टी और प्लीडर। इलनेस ऑफ पार्टी और प्लीडर यानी के वकील या उसकी पार्टी बीमार हो, सिर्फ कहने से ये जो है ये वैलिड ग्राउंड नहीं बनता, बल्कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करना होगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी ऐसा जिसमें या तो आप इंडोर पेशेंट रहे हो या आपको किसी डॉक्टर ने जो है वो बेड रेस्ट के लिए बेड रेस्ट का मशवरा दिया हो और कहा हो कि आप मूव नहीं कर सकते और आप बेड रेस्ट पर रहेंगे। ऐसी सूरत में जो इलनेस है वो भी एक वैलिड ग्राउंड है, सफिशिएंट कॉज है। और नंबर 3 है विसनेजर का मतलब क्या है? विसनेजर का मतलब है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड जैसे कोरोना आया था, कोरोना के दौरान जो है वो मूवमेंट पर पाबंदी लगा दी गई थी और लोगों को बाहर निकलने पर पाबंदी थी। ऐसी सूरत में भी ये सूरत भी बेस्ट विसनेचर जो है, या एक्ट ऑफ गॉड कोई जलजला आ जाता है या कोई तूफान आ जाता है जिससे लोग घरों में महसूर हो जाते हैं, ये भी वैलिड ग्राउंड है, सफिशिएंट कॉज है सेक्शन 5 के तहत फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए। और नंबर 4 है इम्प्राइजनमेंट। इम्प्राइजनमेंट यानी पार्टी जो है वो जेल में हो, तो ये भी एक सफिशिएंट ग्राउंड है। और नंबर 6 है, नंबर 6 बड़ा ही दिलचस्प है, आवर वर्क ऑफ काउंसिल। आवर वर्क ऑफ काउंसिल यानी काउंसिल के पास केसेस ज्यादा हैं जिसकी वजह से वो टाइम नहीं निकाल सका, लेकिन उसके लिए उसको साबित करना होगा कि ओवर वर्क होने की वजह से वो टाइम नहीं निकाल सका। ये जो है सफिशिएंट कॉज है कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए, डिले को कंडोन करवाने के लिए। किस में? अपील में, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू और रिवीजन में, और अदर एप्लीकेशन मिससेलेनियस एप्लीकेशंस में ये जो है ये सफिशिएंट कॉजेज हैं। और एक और सफिशिएंट कॉज है मिनॉरिटी। मिनॉरिटी ये भी बहुत ही सफिशिएंट कॉज है, क्योंकि सेक्शन 6 खुद इसको बेहतरीन कॉज बताता है, बेहतरीन जो है वो ग्राउंड बताता है फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए। यानी माइनर हो, जो जिसने दाखिल करनी हो वो माइनर हो और माइनॉरिटी की वजह से वो जो है वो दाखिल ना कर सके, तो जब तक वो माइनर से मेजर नहीं होगा वो कंडोनेशन ऑफ डिले उसका एक वैलिड ग्राउंड है, जो सेक्शन 6 ने खुद बताया है। अगर इसके अलावा भी बहुत से सेक्शन है, 29 सेक्शन है, 3 जो है वो ओमिट हो गए हैं लिमिटेशन एक्ट में। सेक्शन 1 से लेकर 29 तक सेक्शन 30, 31 और 32 ओमिट हो चुके हैं। सेक्शन 11 से लेकर 12 से लेकर सेक्शन 20 तक मुकम्मल सफिशिएंट काजेज हैं फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले में, या वो काजेज हैं, वो ग्राउंड्स हैं जिन पर
लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होती। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने सेक्शन 9 तक सिर्फ पढ़ना है। तो सेक्शन 5 जो कि हमें कंडोनेशन ऑफ डिले का डिले को कंडोन कराने के लिए सफिशिएंट काजेस मुहैया करता है। वो सफिशिएंट काजेस क्या है? बोनाफाइड मिस्टेक हो, गलती से उसने कहीं गलत कोर्ट में उसने केस दाखिल कर दिया हो, या इलनेस ऑफ पार्टी या प्लीडर हो, विच नेचर हो, एक्ट ऑफ गॉड हो, जैसे कोरोना वगैरह की बीमारी या कोई तूफान या कोई जलजला जिससे लोग बाहर निकलने से कासर हो, इम्प्राइजनमेंट हो, जेल में हो, आवर वर्क ऑफ काउंसिल हो, या माइनर हो, जब तक वो मेजर ना हो जाए। ये सफिशिएंट काजेज हैं सेक्शन 5 के। अब हम चलते हैं सेक्शन 6 की तरफ। सेक्शन 6 है लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी। लीगल डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती है? सेक्शन 6 के 4 हिस्से हैं। सेक्शन 6(1), 6(2), 6(3) और 6(4). 6(1) में है कि लीगल डिसेबिलिटी हो, अगर लीगल डिसेबिलिटी क्या होती है? माइनर और नंबर 2 है इनसेन और नंबर 3 है इडियट। माइनर, इनसेन और इडियट। तो अगर कोई आदमी माइनर है तब तक उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो माइनर से मेजर नहीं हो जाता। अगर कोई इंसेन है तब तक उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो इंसेन से साउंड माइंड नहीं हो जाता। या इडियट है, इडियट से वो इस डिसेबिलिटी से बाहर नहीं आ जाता, उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। तो सेक्शन 6(1) है ये। और सेक्शन 6(2) है अगर किसी शख्स को दो जो है डिसेबिलिटीज हो, किसी शख्स को दो डिसेबिलिटीज हो, या वो उस डिसेबिलिटी में ही डेथ कर जाए, कंटिन्यूइंग डिसेबिलिटी। दो डिसेबिलिटी हो यानी वो माइनर भी है और माइनर के साथ साथ वो इंसेन भी है। माइनर भी है और माइनर के साथ साथ वो इंसेन भी है। और जो फर्स्ट डिसेबिलिटी है वो उससे बाहर आ जाता है, माइनर से वो क्या हो जाता है? मेजर हो जाता है। माइनर से क्या हो जाता है? मेजर हो जाता है। लेकिन इंसेन वो रहता है। अगर वो माइनर से मेजर हो गया तो एक डिसेबिलिटी क्या हो गई? ये डिसेबिलिटी उसकी खत्म हो गई। लेकिन एक डिसेबिलिटी उसकी कंटिन्यू है, इसको कहते हैं कंटिन्यू डिसेबिलिटी। एक डिसेबिलिटी से तो बाहर आ गया लेकिन एक डिसेबिलिटी उसकी कंटिन्यू है, वो इंसेन है। माइनर है, माइनर से वो इंसेन है, या इसी इंसैनिटी के दौरान वो जो है वो डेथ कर जाता है। इंसैनिटी के दौरान वो जो है वो डेथ कर जाता है। तो उसकी डेथ की सूरत में जो है नंबर सबसेक्शन 3 है ये। अगर वो डेथ कर जाता है, माइनर था, दो उसको डिसेबिलिटी हो गई, माइनर से तो वो मेजर हो गया, एक डिसेबिलिटी उसकी खत्म हो गई, लेकिन वो इंसेन रहा, सेकंड डिसेबिलिटी उसकी कंटिन्यू रही और उसी डिसेबिलिटी के दौरान वो डेथ कर जाता है। सेक्शन 3 कह देता है इस सूरत में अगर वो डेथ कर जाता है इसी डिसेबिलिटी के दौरान, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो केस दाखिल करेगा और उसका स्टार्ट जो है वो उसकी डेथ से शुरू होगा। उसका लिमिटेशन पीरियड कहां से शुरू होगा? उसकी डेथ से। पहले वो माइनर था, यानी माइनर, इंसेन और इडियट का लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक उनकी डिसेबिलिटी जो है वो सीज नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती। और फिर वो माइनर था,
माइनर के साथ साथ वो इंसेन भी था। माइनर से मेजर हो गया, एक डिसेबिलिटी क्या होगी, सीज होगी, मगर दूसरी डिसेबिलिटी कंटिन्यू रही तो वो कंटिन्यू डिसेबिलिटी होगी। और वो अगर वो इंसेन के दौरान ही फौत हो जाता है और वो इंसेन से बाहर नहीं आ जाता और डेथ कर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सूट दाखिल करेगा और उसकी जो लिमिटेशन है वो स्टार्ट होगी इस इंसेन के डेथ से। लेकिन एक और सूरत भी है, अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है वो भी डिसेबिलिटी में है, यानी वो भी या माइनर है या इंसेन है, उस पर भी यही चीज अप्लाई होगी। अगर वो माइनर है तो इसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो माइनर है तब भी लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो माइनर से मेजर नहीं हो जाता, और अगर वो भी इंसेन है तब भी लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो इंसेन से साउंड माइंड नहीं हो जाता। सेक्शन 6 जो है वो हमें बताता है कि लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब कोई आदमी जिसने केस दाखिल करना हो या जिसको सू किया जाना हो वो माइनर हो, इंसेन हो या वो इडियट हो, तब तक वो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो माइनर से मेजर नहीं हो जाता, इंसेन से साउंड माइंड नहीं हो जाता और इडियट से या डिसेबिलिटी जो है सीज नहीं हो जाती। और अगर कंटिन्यू डिसेबिलिटी यानी दो डिसेबिलिटी है उस आदमी को, माइनर भी है और इंसेन भी है, लेकिन माइनर से तो मेजर हो गया लेकिन इंसेन से वो साउंड माइंड नहीं हुआ, तो ये डिसेबिलिटी जो है ये कंटिन्यू रहेगी टिल हिज डेथ। जब वो फौत हो जाएगा तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो केस दाखिल करेगा, लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होगा। और अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी डिसेबिलिटी और लीगल डिसेबिलिटी हो उसको, यानी वो माइनर हो, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी उस वक्त भी टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा जब तक वो माइनर से मेजर नहीं हो जाता, या अगर वो इंसेन है तो इंसेन से वो साउंड माइंड नहीं हो जाता। दिस इज सेक्शन 6। और अब हम आते हैं सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 है कि अगर वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स या डेफिनेट्स, यानी एक प्लेंटिफ का बहुत सारे प्लेंटिफ है, 2 3 4 5, उनमें से एक प्लेंटिफ जो है वो उसको लीगल डिसेबिलिटी है, सेक्शन 6 वाली उसको लीगल डिसेबिलिटी है। वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स disability, legal disability to one of several plaintiffs, यानी 4 5 6 प्लेंटिफ है, उनमें से एक जो है वो लीगल डिसेबल है। अब देखना ये होगा कि वो जो लीगल डिसेबल है आया वो प्रॉपर पार्टी है, प्रॉपर पार्टी है। प्रॉपर पार्टी आपको पता है, प्रॉपर पार्टी वो होती है जिसके केस में होने या ना होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर वो हो तब भी ठीक है, अगर वो ना हो केस में तब भी ठीक है। अगर चाहे तो वो प्रॉपर पार्टी है तो केस का लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा, रन होगा, रुकेगा नहीं। और अगर वो नेसेसरी पार्टी है, आपको पता है नेसेसरी पार्टी क्या होती है, नेसेसरी पार्टी होती है ऐसा प्लेंटिफ जिसके बगैर केस दाखिल नहीं हो सकता, या ऐसी पार्टी या ऐसा डेफिनेट जिसके बगैर केस दाखिल नहीं हो सकता, उसको कहते हैं नेसेसरी पार्टी। अगर वो नेसेसरी पार्टी है तो कोर्ट कहेगी नहीं जनाब, जब तक वो लीगल डिसेबिलिटी से बाहर नहीं आ जाता, सीज नहीं हो जाती, ये केस दाखिल नहीं हो सकता। और सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 कहता है कि ये लीगल डिसेबिलिटी बाकी सूट्स पर तो अप्लाई होगी मगर प्रीएम्प्शन के सूट पर अप्लाई नहीं होगी, हक्के शुफा के सूट पर। लीगल डिसेबिलिटी नॉट अप्लाइकेबल ऑन प्रीएम्प्शन सूट्स।
प्रीएम्पशन के सूट पर लीगल डिसेबिलिटी अप्लाई नहीं होगी, सवाए इसके कि उसको लीगल डिसेबिलिटी से बाहर आने के बाद ज्यादा से ज्यादा 3 साल दिए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 6 और 7 जो है वो प्रीएम्पशन के सूट पर अप्लाई नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 कहता है once time has begun to run, any subsequent or inability to stop it। once time सेक्शन 9 है, once time began to run, any subsequent disability or inability to sue stops it। सेक्शन 9 कहता है जब एक बार टाइम स्टार्ट हो जाए, बिगन टू रन हो जाए, तो उसे स्टॉप नहीं किया जा सकता। मगर देयर इज अ जनरल रूल, देयर इज एक्सेप्शन। मैं हमेशा कहता हूं सबसे पहले सेक्शन 9 के खिलाफ कौन सा सेक्शन गया था? सेक्शन 9 कहता है अगर टाइम स्टार्ट हो जाए तो वो स्टॉप नहीं हो सकता। लेकिन सबसे पहले टाइम को किसने स्टॉप किया था? मैंने पढ़ाया था सेक्शन 4 ने। टाइम को किसने स्टॉप किया था? सेक्शन 4 ने। सेक्शन 4 ने कहा था अगर लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन जो है वो हॉलीडे होगा तो टाइम स्टॉप हो जाएगा जब तक वो हॉलीडे खत्म होकर नेक्स्ट डे शुरू नहीं होगा। तो सेक्शन 9 को सबसे पहले किसने काटा था? सेक्शन 4 ने। सेक्शन 4 ने टाइम को स्टॉप कर दिया। सेक्शन 9 कहता है टाइम स्टॉप नहीं हो सकता, सेक्शन 4 कहता है नहीं हो सकता है। और फिर टाइम को किसने स्टॉप किया? सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 20 तक में। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि टाइम वेयर टाइम इज बिगन टू रन, तो कौन से ऐसे काजेज हैं जो टाइम को स्टॉप कर देते हैं। ये सेक्शन 12 से लेकर 20 तक ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 9 तक पढ़ा। लिमिटेशन एक्ट एक्सटेंड करता है टू द होल ऑफ पाकिस्तान और ये अफेक्ट करता है 1 जनवरी 1909 से। सेक्शन 1908 है, 1908 में ये पास हुआ था, लेकिन ये फैक्चर हुआ था 1 जनवरी 1909 से। सेक्शन 3 कहता है टाइम बार्ड सूट विल बी डिसमिस, लेकिन सेक्शन 5 जो है वो हमें कंडोनेशन ऑफ डिले देता है। किस में? सिर्फ अपील में, एप्लीकेशन फॉर रिवीजन और रिव्यू और मिसलेनियस एप्लीकेशंस में। सेक्शन 5 जो है वो सफिशिएंट काजेज मुहैया करता है। सफिशिएंट काजेज कौन से हैं? बोनाफाइड मिस्टेक हो, इलनेस ऑफ पार्टी हो, विसनेचर हो, इम्प्राइजनमेंट हो, मिनॉरिटी हो या आवर वर्क ऑफ द काउंसिल हो। और सेक्शन 6 जो है वो डिसेबिलिटी को कम करता है कि एक ऐसा शख्स जो माइनर हो, इंसेन हो या इडियट हो, जब तक वो अपनी लीगल डिसेबिलिटी से बाहर नहीं आ जाता उसका टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। और अगर वो कंटिन्यू लीगल डिसेबिलिटी है, यानी वो 2 डिसेबिलिटीज में है, माइनर भी है और इंसेन भी है। माइनर से तो बाहर आ गया मगर इंसेन है अभी, और इसी इंसेनिटी में वो डेथ कर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव केस दाखिल कर सकता है। सेक्शन 9 हमने पढ़ा कि जब टाइम बिगन टू रन हो जाए
तो वो स्टॉप नहीं हो सकता। लेकिन उसको सबसे पहले स्टॉप किया सेक्शन 4 ने। उसने कहा अगर लास्ट डे जो है वो हॉलीडे है तो नेक्स्ट डे होगा जो होगा वो लास्ट डे काउंट होगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि और कौन कौन से सेक्शन हैं जो सेक्शन 9 की नफी करते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें।